ओ लॉर्ड जीसस बी विद अस। नॉर्थ डबलिन नाम का एक शहर है आयरलैंड में, उसमें एक काउंटी है। जब हैदर उठ करके देखती है तो अलार्म बज रहा था रात को फिक्स 3 बजे। जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है तो कॉरिडोर से उसे किसी के चलने की आवाजें आती है। वो नीचे जाती है तो जब वो आधी सीढ़ियां उतर चुकी होती है तो ऊपर की तरफ उसे अपना कमरा नजर आ रहा था और नीचे की तरफ उसे कॉरिडोर नजर आ रहा था। तो अंधेरे में एक कोने में उसे एक औरत खड़ी हुई नजर आती है। उसी वक्त हैदर को आवाज आती है, ब्लेड्स पाउडर रूम में रखी है, ब्लेड्स पाउडर रूम में रखी है, जाओ और उठा लो, जाओ और उन्हें उठा लो। जैसे ही हैदर रूम में जाके दरवाजा बंद करती है नाइट ड्रेस चेंज करने के लिए, ऊपर से टक 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 की आवाज आती है। जैसे ही जो अपनी मौसी को ये सारी बातें बताता है तो विलियम काउंटी नाम के एक शख्स को वो कॉल करती है। विलियम काउंटी हैदर को एक कुर्सी पर बिठाते हैं, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं कुर्सी से। कुछ होली वाटर छिड़क के वो अपने स्पेल्स बोलना चालू करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है हाथों की स्किन जो है वो लटक गई है, चेहरे की स्किन लटक गई है, रिंकल्स आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो चुका है। मतलब 23-24 साल की एक लड़की 90 साल की औरत में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा भयंकर और बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस पॉडकास्ट में आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रीज़न ये है कि आज हम कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स लेकर आए हैं आपके लिए जो सच्चे हैं और सच्चे होने के साथ साथ ऐसे हैं कि सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा भी हो सकता है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है जिशान भाई। जिशान भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? भाई मैं भी अच्छा हूँ। जिशान भाई आपको याद होगा हमारा कुछ महीनों पहले पहला पॉडकास्ट हुआ था जी, और जिस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हाँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। वो पहले पॉडकास्ट के हिसाब से वो बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा मेरे को जी। तो पहला जो पॉडकास्ट था ना वो रिलेटेड था कुछ रियल इंसिडेंट से, जिसमें ना एक्सोर्सिज्म की बातें थी, एक्सोर्सिज्म से रिलेटेड था। तो लोगों की रिक्वेस्ट थी और मैं भी पर्सनली चाहता था कि हम एक्सोर्सिज्म को ना थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें और जानें इसके बारे में, कुछ और रियल इंसिडेंट्स ऐसे हों जिनको हम कवर कर सकें। तो जिशान भाई मैं चाहता हूँ कि आज आप हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसा ही कुछ रियल इंसिडेंट लेके आए होंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने मुझे ऑफ कैमरा एक स्टोरी बताई थी जो आई थिंक आयरलैंड की है। जी भाई क्या स्टोरी थी वो? देखो, एग्जॉर्सिज्म की जो ज़्यादातर घटनाएं हैं ना वो इंडिया की तो होती नहीं है, क्योंकि जो सीवियर लेवल के एग्जॉर्सिज्म हुए हैं वो आउट ऑफ द इंडिया हुए हैं। इंडिया के अंदर अगर हुए भी हैं तो बहुत कम ही से पता चलता है, या फिर मैं कहूँगा बाहर नहीं आ पाते हैं उतने। जी, बाहर नहीं आ पाते इतने। अब ये जो एग्जॉर्सिस्ट होते हैं इनको की जो कहानी होती है बाहर किस लिए आती है? क्योंकि इनको एक डायरी मेंटेन करनी होती है। कोई भी एग्जॉर्सिज्म ये लोग करने जा रहे हैं तो वो क्यों करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके ऊपर किया है, कितने दिन तक चला है, ये सारा इनको मेंटेन करना होता है। तो पर डे का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है जी, प्रॉपर के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो इंसिडेंट है वो रियल है, और ऐसे ऐसे हुआ है जी। यही एक रीज़न है जो, अगर मैं बात करूँ कुछ बहुत ही फेमस कुछ मूवीज़ की जो हॉरर से रिलेटेड है, वो ज़्यादातर ना इंडिया से बाहर बनती है। हाँ। लेट इट बी हॉलीवुड या फिर किसी और कंट्री के हम सिनेमा की बात करें तो, और उनमें जो स्टोरीज दिखाई जाती है ना भाई जी, वो देखकर ही लगता है कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है। अब ये जो कैथोलिक चर्च होते हैं ना, ये टाइम टू टाइम ऐसे केसेस को रिलीज़ करते हैं पब्लिकली। उन्हीं में से एक केस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जी, जो कि है आयरलैंड का। और आयरलैंड के इतिहास में शायद सब एक बार और आखिरी बार हुआ है जब कैथोलिक चर्च को भी वक्त नहीं था कि परमिशन दे सके एग्जॉर्सिज्म करना है कि नहीं करना है। मतलब चर्च कंफ्यूज था या टाइम नहीं था? चर्च से पूछने का ही टाइम नहीं था। ओह, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि भाई बस करो, इसका सॉल्यूशन निकालो। हाँ, टाइम है नहीं, वरना कुछ बड़ा हो जाएगा। जी, क्या हुआ था भाई? कहानी है आयरलैंड की।
फरवरी की सर्दी थी, साल था 1992। जी 1992 अगर ऑडियंस को समझ में नहीं आए तो, नॉर्थ डबलिन नाम का एक शहर है आयरलैंड में। उसमें एक काउंटी है जिसका नाम है बेलब्रिजन नाम की एक काउंटी है। उस काउंटी में एक कपल रहा करता था जिसका नाम था हैदर मिशेल्सन वाइफ और जो हस्बैंड। दोनों के अपने अपने अलग अलग कारोबार थे। हैदर जो थी वो एक ड्राई क्लीनिंग की शॉप चलाती थी, साथ ही में जो थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे। एक रात की बात है, हैदर अपनी कमरे में सो रही थी, अपने हस्बैंड का वेट करते करते उसकी आंख लग गई और एक अलार्म की आवाज़ से हैदर की आंख खुलती है। जब हैदर उठ कर के देखती है तो अलार्म बज रहा था रात को फिक्स 3 बजे। अब हैरानी की बात यह थी कि हैदर ने आज तक कभी 3 बजे का अलार्म भरा ही नहीं था। तो फिर वो अलार्म बजा कैसे? गलती से मे भी लग गया हो। हाँ, चलो मान लेते हैं कि अगर गलती से लग गया हो। हैदर ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, शायद मैंने लगा दिया हो कभी। वापस सोने की कोशिश करती है हैदर, पर जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है तो कॉरिडोर से उसे किसी के चलने की आवाज़ें आती है। उन चलने की आवाज़ों को सुनने के बाद में हैदर को ऐसा लगता है शायद मेरे हस्बैंड आ गए और हम खाना वाना खिलाती हूँ उनको और फिर सोएंगे। रात को 3 बजे? हाँ, ऐसा लिखा हुआ है तो अब जी ठीक है। वो नीचे जाती है तो जब वो आधी सीढ़ियाँ उतर चुकी होती है तो ऊपर की तरफ उसे अपना कमरा नज़र आ रहा था और नीचे की तरफ उसे कॉरिडोर नज़र आ रहा था। उसने दोनों तरफ नज़रें घुमाई पर उसे कोई भी नज़र नहीं आया कि वो चलने की आवाज़ किसकी थी। जैसे जैसे वो नीचे उतरती है तो अंधेरे में एक कोने में उसे एक औरत खड़ी हुई नज़र आती है जिसने पेल ब्लू कलर का गाउन पहना था और उसने मिडिल फिंगर में एक अंगूठी पहन रखी थी। अब ये जो औरत खड़ी हुई थी ये हैदर की नानी थी। अच्छा। अब हैरानी की बात यह है कि रात को 3 बजे नानी क्या कर रही है, पर दिक्कत की बात यह थी कि हैदर की जो नानी थी वो 15 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। ओ भाई, और वो 3 बजे दिखाई दी उनको? वो 3 बजे दिखाई देती है हैदर। हैदर कुछ नहीं कर पा रही थी और पता नहीं उस एंटिटी ने जो उसकी नानी का वेश बना के आई थी उसने ऐसा क्या किया कि हैदर वहीं पे खड़ी हो गई और वो एक ऐसे ट्रांस में चली गई जहाँ पे उसका दिमाग का उसके शरीर पर कोई काबू नहीं था। उसी वक्त हैदर को आवाज़ आती है, ब्लेड्स पाउडर रूम में रखी है, ब्लेड्स पाउडर रूम में रखी है, जाओ और उठा लो, जाओ और उन्हें उठा लो। अब जब हैदर जो है वो एक ट्रांस की स्टेट में चली गए हैं तो उनको ये तो पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। वो पाउडर रूम में जाते हैं और वहाँ पर से ब्लेड्स उठाते हैं और अपने हाथों पर कट्स लगाने लगते हैं। जैसे जैसे वो ताकत लगा के कट्स लगाते हैं, टप टप करके खून टपकना चालू होता है। इसी बीच हैदर को ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई घुसा है। अच्छा। एक इंट्रूडर की उन्हें महसूस होता है कि कोई इंट्रूडर आ गया है घर के अंदर। ठीक है साहब। अब वो जो इंट्रूडर था हैदर को ऐसा लग रहा था कि वो उसे मारने के लिए आया है, क्योंकि वो उसे पकड़ रहा है, कहीं पे बिठा रहा है। धीरे धीरे जब हैदर को थोड़ा सा होश आने लगता है तो पता चलता है कि वो इंट्रूडर कोई और नहीं उसी का पति था और वो उसे बचा रहा था, क्योंकि वो कट्स लगा रही थी खुद के शरीर के ऊपर। तो वो बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कट लग जाएंगे, तुम खून निकल जाएगा, मर सकती हो तुम। पर हैदर ये बात सोच के परेशान थी कि मैंने खुद के ऊपर कट्स लगाए क्यों, मेरा तो कुछ इरादा ही नहीं था ऐसा। वो तो ट्रांस स्टेट में थी, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। उसे तो ये पता था कि वो सो रही है और इतना पता है कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरी है। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हैदर को कुछ नहीं पता।
कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। हैदर और जो ये डिसाइड करते हैं कि फ्राइडे नाइट को हम लोग एक मूवी डेट प्लान करते हैं ताकि दोनों कपल्स थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। फ्राइडे नाइट यानी कि वीकेंड स्टार्ट होने वाले वीकेंड हैं। स्टार्ट हो गया वहाँ का। हम्म, अब साहब 1991 में एक मूवी आई थी हम्म। टर्मिनेटर 2, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। देखी भी है मैंने। बहुत फेमस जी। वो हुआ करती थी, आज भी बहुत मतलब कल्ट क्लासिक मूवी है आज भी वो। हम्म, उस मूवी को देखने के लिए वो वीसीआर कैसेट रेंट पे लेके आता है। अब वीसीआर का ज़माना था। हम्म, जो पूरी तैयारी करता है और हैदर ऊपर रूम पर जाती है। अपने रूम पे क्या करने जाती है? नाइट ड्रेस चेंज करने के लिए। जैसे ही हैदर रूम में जाके दरवाज़ा बंद करती है नाइट ड्रेस चेंज करने के लिए, ऊपर से टक 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 की आवाज़ आती है। साथ ही दो लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ आती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि हमारा पालतू कुत्ता ऊपर हो, तो हैदर उससे बात कर रही हो। तभी थोड़ी ही देर में जो उनका पालतू कुत्ता था वो नीचे के एक कमरे से निकलकर जो के पास आके खड़ा हो जाता है। मतलब हैदर के पास कोई और है? कोई भी नहीं था, वो कमरे में अकेली थी। ओह। पर वहाँ से दो लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही थी। अब साहब जो है ऊपर जाता है और ऊपर जा कर के जो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो हैदर वापस उसी ट्रांस की स्टेट में थी और पता नहीं कहाँ से उसके हाथ में ब्लेड्स आ गए थे। वो खुद के शरीर पर अलग अलग जगह पे कट्स लगा रही थी। साथ ही साथ उस पूरे के पूरे कमरे में ऐसी स्मेल हो रखी थी जैसे किसी ने यूरिन कर रखा हो बहुत सारा। पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना, वहाँ पे यूरिन वैसी। की गंदी सी स्मेल आती है, वैसी स्मेल आ रही थी। जो हाथों हाथ खिड़की खोलता है और हैदर को गोद में उठाता है, अपने कुत्ते को लेता है, थोड़ा बहुत सामान उठाता है और उसी की एक मौसी रहा करती थी पास के किसी टाउन में, वहाँ वो सभी लोग चले जाते हैं। 3-4 दिन मौसी के यहाँ पर रुकते हैं। अब शायद उनकी जो मौसी थी उनको कुत्ते पसंद नहीं थे, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि घर छोटे होते होंगे उस टाइम पे, तो ज़्यादा लोग रह भी नहीं सकते जी। अब इस बीच में वो लोगों को लगता है कि यार ये हमारी वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा है। हैदर, जो और उनका कुत्ता तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी जो को भी एक रात वही एंटिटी नज़र आती है जो कि 90 साल की उसकी नानी के रूप में मौजूद थी उस घर के अंदर। जो दोबारा से हैदर को लेता है और वापस से अपनी मौसी के घर चला जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ भी रिस्क नहीं लेना था। जैसे ही जो अपनी मौसी को ये सारी बातें बताता है तो विलियम काउंटी नाम के एक शख्स को कॉल करती हैं। अब विलियम काउंटी जो थे वो उस ज़माने में एक एग्जॉर्सिस्ट हुआ करते थे जो कि नॉर्थ डबलिन में रहा करते थे। विलियम काउंटी के पास खबर पहुंचाई जाती है कि साहब हमें आपकी इस तरीके से ज़रूरत है। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1992 की बात है, तो आज से कुछ 30-35 साल पुरानी बात। कॉल पे वो बताते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ और मुझे 2 दिन लगेंगे। 2 दिन बाद मैं आते से ही सबसे पहले तुम्हारा केस जो है उसको लूँगा। जैसे तैसे 2 दिन गुजरते हैं। अच्छा, जो 2 दिन उन्होंने गुजारे थे वो अपनी मौसी के घर पे गुजारे थे और हैदर को उस घर के अलावा उनकी मौसी के घर पे कुछ भी प्रेजेंस फील नहीं होती थी। हैदर वहाँ पे बिल्कुल सेफ थी। अब उस घर में क्या दिक्कत थी? इस चीज़ के तार जुड़े थे हैदर के बचपन से, जिसके ऊपर अपन अभी बात करेंगे आगे। अब साहब विलियम काउंटी जो थे वो लौट के आते हैं 2 दिन बाद, आकर के इनसे मिलते हैं हैदर और जो से, और पता करते हैं कि किस किस तरीके की परेशानियां जो हैं वो हैदर को मिल रही हैं।
विलियम काउंटी हैदर को एक कुर्सी पर बिठाते हैं, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं कुर्सी से। कुछ होली वाटर छिड़क के वो अपने स्पेल्स बोलना चालू करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है ओ लॉर्ड जीसस बी विद अस। फिर वो उस आत्मा जो हैदर के शरीर के अंदर थी उसको बोलते हैं कि इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट आई ऑर्डर्ड यू टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी एंड लीव दिस पर्सन अलोन। जैसे ही वो ये शब्द बोलते हैं, जो हैदर अभी जवान थी, 23-24 साल की उनकी उम्र होगी, उनके शरीर में बदलाव शुरू होते हैं और उनका जो चेहरा था वो एक 90 साल की औरत की तरह नजर आने लग जाता है। ये जो चेंजेस हैं बहुत स्पीड से हो रहे हैं और दिख रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहा है एक तरह से। हाँ, एक तरीके से पूरी बॉडी ट्रांजिशन हो गया उनका। हाथों की स्किन जो है वो लटक गई है, चेहरे की स्किन लटक गई है, रिंकल्स आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो चुका है। मतलब 23-24 साल की एक लड़की 90 साल की औरत में तब्दील हो चुकी है। ये सब देख के विलियम काउंटी जो थे वो बोलते हैं कि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हमें अभी के अभी इसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। आयरलैंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और शायद आखिरी बार हुआ कि कैथोलिक चर्च से परमिशन लेने का टाइम नहीं था उनके पास कि हम एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऐसा क्या एग्जैक्टली उनको दिखा कि उनको लगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है? क्या उनकी एज बढ़ रही थी, वो रीज़न था कि एज बढ़ते बढ़ते वो शायद डेथ हो जाएगी एज की वजह से, ऐसा कुछ था? हाँ, कुछ और था? जो अचानक से ट्रांजिशन आया था ना बॉडी में, वो नॉर्मल नहीं था। वो ट्रांजिशन इतना फास्ट था कि विद इन अ मिनट्स 23 साल की लड़की एक 90 साल की औरत की तरह दिखने लग गई थी। तो उनको ये था कि यार जो भी एंटिटी है ना वो है तो बहुत पावरफुल, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी इसके साथ। अब वो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं, वो कुछ 3 से 4 महीने तक उसका एग्जॉर्सिज्म चलता है। सब कुछ लगभग नॉर्मली हो चुका था। तभी एक दिन खबर आती है कि हैदर जो थी वो इस दुनिया से जा चुकी है। अब ये खबर दी है जॉन ने। अच्छा। जो बताते हैं कि वो एक दिन अपने ऑफिस से वापस आते हैं ट्रक ड्राइविंग का काम पूरा करके। जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो घर में एक अजीब सी शांति थी, चारों तरफ बस मायूसी छाई हुई थी। जैसे जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार घर के अंदर कुछ गलत हुआ है। अब जो अपने घर में जाते हैं, मतलब अपने बेडरूम में जैसे ही वो एंटर करते हैं तो देखते हैं कि सामने बेड पे खून से लथपथ हैदर की बॉडी पड़ी हुई थी और उनकी पूरी बॉडी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग गहराई के कट्स पड़े हुए थे। और वो जो कट है शायद उन्हीं ब्लेड से हैं जो पाउडर रूम में थे। जी। अब ये सारा खेल हो गया। अब बात आती है कि वो जो और नज़र आ रही थी एंटिटी वो थी कौन। विलियम कैनन जो थे वो अपनी डायरी में लिखते हैं, एग्जॉर्सिज्म करने के दौरान जब उन्होंने पूछा उस एंटिटी से कि तुम कौन हो, तो वो बोलती है एंटिटी, मैं इसकी नानी हूँ और इसे अपनी नवासी को अपने साथ लेने आई हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम इसकी नानी नहीं हो सकती, अगर तुम इसकी नानी होती तो तुम इसे लेने नहीं आती। फिर पता चलता है कि वो जो एंटिटी थी वो एक बहुत ही इविल स्पिरिट थी जो कि जो हमारी हैदर है, हैदर की स्पिरिट को अपने कब्ज़े में लेने आई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कहानी थी, मतलब ये जो एंटिटी थी, इसके तार जुड़े हुए थे हैदर के बचपन से, पास्ट से उसके। तो कहानी जो है वो पास्ट में जाती है। जब हैदर की माँ 17 साल की थी तो उनकी जो शादी होती है वो एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और बहुत ज़्यादा फिज़िकल एब्यूज़ करता था उसकी माँ के ऊपर। शादी के कुछ
एक साल के बाद, एक से 1.5 साल के बाद में हैदर की माँ और उसके फादर के पहला बच्चा होता है, जो कि हैदर थी। 6 साल 7 साल ये शादी चली, जिस बीच हैदर के 2 और भाई बहन इस दुनिया में आए। एक दिन हैदर के पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रोड क्रॉस कर रहे थे, और वो रोड क्रॉस करते करते उनको एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब हैदर की जो माँ थी, बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे, 6-7 साल की हैदर हुई थी। अब इतने, और जो दूसरे बच्चे थे वो और भी छोटे थे उनसे, तो इतने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर आ गई। अब उसे कुछ तो करना ही था। तो हैदर की माँ अपने तीनों बच्चों को हैदर की नानी के पास छोड़ते हैं और इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं काम करने के लिए। महीने के महीने वो खर्चा भेजा करती थी। अब वो जो खर्चा आता था वो पुराता नहीं था, मतलब सफिशिएंट नहीं था। तो हैदर भी अपनी नानी से अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने उसे सिलाई वगैरह का काम सिखा दिया। वो सिलाई का काम करने लगी, उससे भी थोड़ी बहुत अर्निंग्स हो जाया करती थी। अब हैदर ने एक दिन अपनी माँ को कॉल किया और बोला कि नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, तो आप ऐसा कीजिए, हमें भी वहीं लेके चलिए। हैदर की माँ उसे कुछ महीनों के लिए बोलती है कि कुछ महीने रुक जाओ, मैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स कर रही हूँ, उसके बाद में तुम सबको यहाँ पे लेके आ जाऊँगी। पर वो कुछ महीने का जो वक्त था, वो वक्त शायद इतना कम था कि कुछ हो नहीं सकता था। कॉल करने के कुछ ही हफ्तों बाद हैदर की जो नानी थी उनकी डेथ हो जाती है, और हैदर अपने दोनों भाई बहनों के साथ इंग्लैंड में अपनी माँ के पास चली जाती है। अब ये जो सारा सिलसिला चला था, जब हैदर की माँ इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई थी, तो ये 4 से 5 साल हैदर अपनी नानी के साथ रही थी। अब जो उम्र थी हैदर की वो 10-12 साल की हो चुकी थी, या और 13 साल 14 साल की हो चुकी होगी, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वर्ड क्या लिखा हुआ था एज उसकी। हैदर जब अपनी माँ के साथ में इंग्लैंड शिफ्ट होती है, तो उसकी माँ ने वहाँ पे दूसरी शादी कर रखी थी। अब की बार जो हस्बैंड था वो बढ़िया था, इतना ज़्यादा वो फिज़िकल अब्यूज़ वगैरह कुछ नहीं करता था, ना ड्रिंक करता था कुछ। पर जैसे ही हैदर की माँ काम करने के लिए बाहर जाया करती थी, वो बंदा हैदर के ऊपर फिज़िकली अब्यूज़ करता था, उसको मोलेस्ट करता था। बच्ची थी, किसी से कुछ कह नहीं सकती को। हाँ, अब इसे हैदर की मानसिक बीमारी कहें या उसकी अकेलेपन और तन्हाई में बोली गई उसकी बातें कहें। वो हर रोज़ एक पेड़ के पास जाती, वहाँ बैठ कर के खुद से या उस पेड़ से बातें किया करती। उस पेड़ पर किसी एक रूह का कब्ज़ा था, जो रूह उसके साथ लैच हो गई थी, और वक्त के साथ साथ वो रूह इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था उसने खुद को कि फ्यूचर में जाके उसने हैदर को अब मतलब पजेस किया और उससे खुद का खून करवा दिया। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, इसमें बहुत कुछ है, पर आज अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन उसके ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग में बात कर पाएँ। अच्छा, अब अगर लोग में बोलते हैं कि ये बनाई हुई कहानी है, तो उसका जवाब है द डार्क सेक्रामेंट नाम की एक किताब है, जो कि कैनन विलियम्स नाम के जो एग्जॉर्सिस्ट हैं उनकी डायरी से कुछ पन्ने निकाल करके लिखी गई है। तो ये बुक अवेलेबल है, लोग जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ये बुक अवेलेबल है, और इस बुक में इस कहानी का टाइटल है ए केस ऑफ एंसेस्ट्रल इविल। जिसको भी अगर ये कहानी पढ़नी है, जिसको भी इस कहानी पे भरोसा नहीं है, वो ये बुक में से ये केस पढ़ सकता है। और ऐसे बहुत से केस हैं उस कहानी किताब में जो इंटरेस्टिंग है। भाई अभी ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं, कुछ ऐसे डॉट्स हैं जिनको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा जी। एक तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है
कि जो 15 साल का गैप था उनकी नानी के डेथ के बीच में, और जब से उनको वो चीज़ें दिखाई दी और बाकी सब कुछ हुआ, जी। तो इन सब चीज़ों के बीच में 15 साल का गैप क्यों आया? ये तुरंत भी तो हो सकती थी। देखो, इसका किताब के अंदर तो कोई भी वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, पर मेरे हिसाब से चीज़ें होती ज़रूर होंगी, पर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता होगा क्योंकि उन चीज़ों की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। यानी कि छोटी छोटी चीज़ें होती छोटी-छोटी रहती हैं, सी बट चीज़ें हुआ करती। वो कब बड़ी बन जाती है वो हाँ। पता नहीं लगता। और जो एंटिटी थी उसने 15 साल में खुद को इतना कैपेबल कर लिया था, इतना मजबूत कर लिया था कि वो हैदर को पजेस करके उसी से खुद को मरवा दिया उसने। तो भाई लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री होऊंगा इस बात से, क्योंकि मैंने जितना सुना और समझा है, जी। ऑब्वियसली पोजीशन होते हैं, अटैक्स भी होते हैं, लोगों की डेथ भी होती है, हाँ। बट मुझे नहीं लगता कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि किसी को मार सकें, उनके डेथ तक उनको लेके जा सकें। देखो, यहाँ पे मेंटलिटी का और आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो उस चीज़ का वो आता है, रोल आता है। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि जो 15 साल का टाइम था, हाँ। अच्छा खासा टाइम था, वो अच्छा खासा धीरे time। धीरे करके वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गई चीज़ें कि शायद उनके कंट्रोल में नहीं थी। दूसरी और बात, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जी। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा जी, हूँ जी। बोलते हुए, जो पास्ट था हैदर का हम्म, वो इतना ज़्यादा डार्क था कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई होगी। हम्म, वो भी एक रोल प्ले कर सकता है इस चीज़ के अंदर। ऑब्वियसली भाई, जो एक पर्सन है जिसके साथ कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ अलग या कुछ गलत नहीं हाँ। हुआ है, जो अंदर से स्ट्रांग है, उसके साथ कुछ भी चीज़ ऐसा होना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट जी। जो खुद ही इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर समेटे हुए है, हाँ, इतने ज़्यादा दुख उसने देखे हैं, इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, तो अंदर से इंसान टूट जाता है। टूट जाता है। और उसके बाद एक छोटा सा तिनका भी अगर बाहर से आएगा ना, हाँ। तो काफ़ी उसको गिराने के लिए हाँ। ऐसा होता है भाई। बाकी एक और चीज़ मैं यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगा, मैंने जो नोटिस की है वो ये है भाई कि आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो भी एक्सोर्सिज्म होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेड हैं और जो लोगों की नज़रों में आते हैं, वो ज़्यादातर ना चर्च में और जो पादरी होते हैं, जो फादर होते हैं, उनके द्वारा जो है परफॉर्म किए जाते हैं। हाँ। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि देखो, चर्च का मतलब, चर्च के अंदर जो फादर होते हैं उनका काम क्या होता है? अगर मैं किसी और रिलीजन से कनेक्ट करूं, तो जैसे हमारे मंदिर में पंडित जी हो गए, जी। मस्जिद में मौलवी जी हो गए, जी। ठीक है ना, और चर्च में फादर हो गए। जी। तो अगर हमें एक्सोर्सिज्म करना है तो हम जनरली किसी मंदिर के पंडित के पास नहीं जाएंगे, या किसी मस्जिद के मौलवी के पास जाके हम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम चर्च में जाके किसी फादर के पास चले जाएं, उनको प्रॉब्लम बताए तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, देखो, चर्च जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक कैथलिक चर्च होता है, हाँ। और एक और कोई सा चर्च होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। दो होते हैं इसमें भी। तो जो एग्जॉर्सिज्म का डिपार्टमेंट है वो कैथलिक चर्च का है, अच्छा। और उसमें भी ये एक तरीके से कोर्स है एग्जॉर्सिज्म करना भी। तो हर कोई जो फादर होता है, जो पास्टर होता है, वो नहीं कर सकता ये। पर्टिकुलर पास्टर्स होते हैं जो ये चीज़ सीखते हैं, वही एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी थोड़े मतलब शायद पिछले साल या उससे पिछले साल रसल क्रो की एक मूवी आई थी, द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट। हाँ, आई थी। अब आपने अगर उस मूवी को पूरा देखा हो तो उसमें लास्ट में कुछ लाइंस लिखी हुई होती हैं। जिस पास्टर का रोल रसल क्रो प्ले कर रहे थे, उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने जीवन में, मतलब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद 100 से ज़्यादा एग्जॉर्सिज्म उन्होंने परफॉर्म किए थे अलग अलग। तो ऐसा तो होगा नहीं कि यार एक ही, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो हर किसी को 200 300 एग्जॉर्सिज्म पाते आ रहे हैं। वो अकेले ही होंगे ये करने वाले उस टाइम पे, या उनके जूनियर्स होंगे ये करने वाले। तो इस तरीके से होता है ये भी। खैर भाई, अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में ना जी। अभी के टाइम पर जो करंटली जो चल रहा है कंटेम्प्रेरी, तो उसमें जो मैं देख रहा हूँ, हाँ। लोग ना इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि
भाई मैं इनकी सिद्धि कर लेता हूँ, हाँ। उसके बाद मेरे पास कुछ पावर्स आ जाएंगी या फिर कुछ चीज़ें होंगी जो मैं एक्स्ट्रा सेंस कर पाऊँगा, लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, या एक तरह से जो अदर वर्ल्ड होता है ना उससे मैं कनेक्ट हो पाऊँगा। तो इसके लिए ना लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं, बहुत से तरीके अपनाते हैं। उन्हीं में ही एक एंटिटी कहूँ या क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, एक होती है कर्ण पिशाचिनी जी। तो उसके बारे में ना लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो फैली हुई हैं। किसी को नहीं पता कि भाई कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, कौन सी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है और कौन सी चीज़ें किसी ने भी बस कह दी और वो फैल गई है। तो अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कर्ण पिशाचिनी के बारे में। आपके हिसाब से कर्ण पिशाचिनी क्या होती है? देखो, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है इसके बारे में। आपने बोला कि जितना मैंने पढ़ा है, आपने कहाँ पढ़ा है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, ज़्यादातर जो मेरा नॉलेज है वो कोरा और रेडिट से आता है। कुछ किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पे इस तरीके की किताबें अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको एक किताब का नाम बताया था, दुनिया के 1000 अनोखे तथ्य। उस तरीके की जो किताबें हैं वो कुछ लिमिटेड लाइब्रेरीज़ हैं जो शायद अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। उनमें जो दबी छुपी लाइब्रेरीज़ होती हैं उनमें ये किताबें होती हैं। उन तो काफ़ी ऐसी किताबें हैं जिसमें इस तरीके की सिद्धियों के बारे में जानकारी है। पर ये सिद्धियाँ करना मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे करने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान परेशान ही होता है। जी। जितनी भी आपने कहानियाँ सुनी होंगी, कर्ण पिशाचिनी हो गई, स्वर्ण पिशाचिनी हो गई, इधर मुस्लिम धर्म में ले लो तो नीलम परी हो गई, लाल परी हो गई, सफ़ेद परी हो गई, ये सारी फ़ायदा तो देती हैं पर अल्टीमेटली नुकसान आदमी का होता है। या तो मेंटली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो फिज़िकली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या फिर उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कुछ भी ना फ्री में नहीं मिलता है। हाँ। आपको अगर कुछ चीज़ मिल रही है तो उसके बदले में आप बहुत कुछ दे रहे हो, बस लोगों को उस टाइम पर रियलाइज़ नहीं होता है। हाँ। ये चीज़ें हैं। हाँ। खैर भाई, अगर आपके पास कुछ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो अभी रिसेंट का हो रिलेटेड टू कर्ण पिशाचिनी, तो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। अभी 2024 बैच आया है हमारे कॉलेज में। तो उनसे इंट्रो लेने के दौरान मुझे एक लड़का मिला, महाराष्ट्र का वो था। उसने बताया कि किस तरीके से उसके एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करवा ली, पूरी परिवार ख़राब हो गया उनका, सिर्फ एक गलती के चलते। एक गलती से? एक गलती। और वो गलती क्या थी? क्या थी? कर्ण पिशाचिनी। ये आपके कॉलेज के जूनियर ने बताया आपको? मेरे सुपर जूनियर का भी जूनियर हो गया। आप अभी किस ईयर में हैं? मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। तो वो फर्स्ट ईयर में? वो फर्स्ट ईयर में है। जी। जैसे क्या मेरा हुआ 21 बैच है, उसका 24 बैच है। अच्छा, क्या हुआ उन अंकल के साथ में? जो विनय साहब हैं हमारी स्टोरी के, जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, वो काफ़ी गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम भी बहुत देखा है और अपनी गलतियों के चलते ही गरीबी भी बहुत देखी है। जब उनकी शादी कराई गई थी तो उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, काफ़ी जायदाद थी और अच्छी खासी उनका एक बिज़नेस भी चल रहा था। पर वो ही विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो गलत कामों में लग गए। क्रिकेट पे सट्टा लगाने का शौक लगा, जित एक के बाद एक मैच हारते गए, पैसा जाता रहा। वक्त ऐसा आ गया कि 2 टाइम की रोटी खाने के लिए उन्हें अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखने पड़ गए। अब साहब, कहानी में ट्विस्ट आता है जब विनय कुछ महीनों के लिए घर से गायब हो जाता है और जब वो घर वापस आता है तो हाथों में नोट की गड्डी। उसकी बीवी सोचती है कि यार इतना पैसा अचानक से कहाँ से आ गया? कल तक हमारे पास खाने पीने के लाले थे, आज इतना पैसा ये आदमी कर क्या रहा है? मतलब यहाँ पर हुआ ये है कि कुछ दिनों के लिए वो गायब हो गए घर से, किसी को नहीं पता कहाँ गए हैं।
जब वो गए तब घर में बिल्कुल पैसा नहीं बिल्कुल था, पैसा खाने को खाना भी नहीं था। हाँ आए हैं और नोटों की गड्डी लेके आए, जी, कहीं चोरी डाका वगैरह वगैरह डाल के आए होंगे। यही शक जाता है सभी का। भाई क्या कर रहे हो ऐसा। उनकी बीवी ने भी यही बात पूछी तो कि ये पैसा आया कहाँ से, तो वो जवाब देते हैं आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। अब साहब धीरे धीरे वो ऐसे ही कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते और फिर जब वापस आते तो या तो उनके हाथों में नोटों की गड्डी होती या फिर हीरे जवाहरात ज्वेलरीज होती। पर जैसे जैसे वो पैसा उनके घर में आ रहा था उनकी हेल्थ डिग्रेड होना चालू हो रही थी। अच्छा। जो हट्टा कट्टा मोटा सा इंसान था वो धीरे धीरे सूखता जा रहा था। अब उनकी बीवी को उनकी टेंशन होती है कि यार चलो पैसा तो आ रहा है तो आ गया, पैसा सेकेंडरी चीज़ है, ये हमारा आदमी क्यों ख़त्म होता जा रहा है। तो धार्मिक महिला थी वो बहुत ज़्यादा, वो अपने मंदिर में जाती हैं तो वहाँ पर उन्हें बाबा मिलते हैं कि पंडित जी इस तरीके से मेरे पति जो थे वो कुछ महीनों के लिए गायब हो जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो हाथों में नोट और सोने के बर्तन वगैरह होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। और चलो ठीक है पैसा आ भी रहा है पर उनकी हेल्थ डिग्रेड होती जा रही है, मुझे कुछ झोल लग रहा है इसमें, क्या आप कुछ पता करके बता सकते हैं। पंडित जी उन्हें बुलाते हैं कि अपने पति को लेकर के आओ। तो जैसे ही वो लेके आते हैं वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर देता है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अब जो आदमी धार्मिक हुआ करता था एक वक्त में वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर देता है। यहाँ पे पंडित जी का शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है। थोड़े थोड़े दिनों में पंडित जी उन्हें बुलाते पर वो आते नहीं थे और उनकी तबीयत वापस से बिगड़ने लगती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो बिस्तर पे आ जाते हैं। जब उनकी हेल्प करने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है तो पंडित जी बोलते हैं कि बहुत देर हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और मरते मरते विनय एक बात बोलते हैं, मैंने अपनी जीवन में कई गलतियाँ की पर एक जो सबसे बड़ी गलती मैंने की वो कर्ण पिशाचिनी को बुलाना थी। अब स्टोरी का सारा सार समझ में आता है। ये जो पैसा आ रहा था वो पैसा आ कहाँ से रहा था। मरते हुए विनय अपनी बीवी को बताता है कि जो मैंने हर तरीके से कोशिश की कि मुझे कहीं पे काम मिल जाए या मैं कुछ कर सकूं जिससे मैं कर्जा भी उतार सकूं और तुम्हारे जो गहने गिरवी रखे हुए हैं उनको भी वापस ला सकूं, पर हर जगह कोशिश करने के बाद भी मुझे सिर्फ नाकामी पाती लगी। फिर मुझे एक दिन शमशान के पास में से गुजरते हुए एक अघोरी मिले। अघोरी मिलते हैं उन्हें तो अघोरी ऐसे घूमते फिरते नहीं मिल जाते, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अघोरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा होता है, उस बीच वो कहाँ पे स्टे करेंगे, शमशान में। तो वो उसी शमशान में एक अघोरी स्टे किए हुए थे और उनका गुजरना होता है वहाँ से। तो अघोरी मिलते हैं, वो अघोरी से पूछता है कि बाबा कुछ ऐसा बता दो जिससे मेरी परेशानियाँ जो है वो कम हो सके। अघोरी उन्हें कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताता है और एक एक स्टेप वो पूरे प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं और किस्मत से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध भी हो जाती है उनसे। अब जैसा कि आपको पता है कर्ण पिशाचिनी फ्यूचर एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, पर किसी भी इंसान के बारे में वो उसका पास्ट बता सकती है। अब विनय ने क्या करना शुरू किया कि ऐसे ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका बहुत ही ख़राब पास्ट था और उन्हें उनके पास्ट से प्रॉब्लम हो सकती है। वो उन लोगों के पास जाता, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में उन लोगों के पास्ट के बारे में बताती कि इसने ऐसा ऐसा काम कर रखा है और अगला बंदा धमकी देता कि अगर तुम मुझे इतना इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कर दूंगा। अच्छा, या फिर मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। इस तरीके से वो पैसा आता था, पर हर चीज़ की एक कीमत होती है और जो पैसा विनय को मिल रहा था
उस पैसे की कीमत थी विनय का खून। कर्ण पिशाचिनी एक सवाल का जवाब देती है और कुछ खून आपके शरीर से चूस लेती है। अच्छा। कभी कानों में से खून आता है तो कभी नाक में से खून आता है। ये सारा कई महीनों तक चलता रहा। उसने लोगों को डरा धमका के उनके बारे में चीज़ें निकलवा के पैसा तो अच्छा खासा इकट्ठा कर लिया, पर जितना भी उसके शरीर में ताकत थी, खून था, वो सारा कर्ण पिशाची ने चूस लिया। और एक और चीज़ होती है, कई बार मैंने ये भी सुना है कि कर्ण पिशाचिनी जो है उसको सिद्ध करते हैं तो या तो वो माँ की फॉर्म में सिद्ध होती है, या वो बहन की फॉर्म में सिद्ध होती है, या फिर पार्टनर की फॉर्म में सिद्ध होती है जी। पर ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए जो भी सिद्ध करता है कि अगर आप किसी भी फॉर्म में इसको सिद्ध कर रहे हो, अल्टीमेटली अगर आप की माँ, आपकी पार्टनर या आपकी बहन, इन तीनों में से किसी कोई भी जिंदा है तो कर्ण पिशाचिनी उसे भी मार देती है और उसकी जगह ले लेती है। लेकिन इस केस में तो विनय की ही मौत हो गई है। हाँ, उनकी वाइफ को तो कुछ नहीं हुआ। उनकी वाइफ को कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वाइफ पार्टनर के फॉर्म में उसे सिद्ध नहीं किया था। अच्छा जी। अब ये जो स्टोरी है ये काफ़ी है ना, मतलब ऐसी लगती है कि यार हो तो सकता है ऐसा, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल इन सिद्धियों की तरफ बढ़ रहे हैं। बातें तो हो रही हाँ। हैं इन सब की, पर ये बात भी मानने में आती है कि अगर वो बंदा कर्ण पिशाचिनी का यूज़ करके लोगों को स्कैम कर रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं है ना अपना फ़ायदा देख रहा था। लोग डरते थे, उसको पैसा दे देते थे, पर उसे ये आउटकम नहीं पता था कि जब ये सब ख़त्म होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, और इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखता। जब भी कोई किसी तरीके का साधना या सिद्धि के लिए बढ़ता है कोई, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ही जानना चाहता हूँ कि भाई मैंने पहले भी सुना है कर्ण पिशाचिनी के बारे में, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए भी नई है जो आप बता रहे हो कि एक तरह की एक डील हुई कि हाँ। भाई मैं आपका काम करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी और इसके बदले में आपके शरीर से थोड़ा सा खून मैं ले लूँगी। ठीक है ना, ये मेरे को थोड़ा सा नया लगा, थोड़े से अलग लगी। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि इनको हम 3 ही फॉर्म में सिद्ध कर सकते हैं, माँ के फॉर्म में, बहन के फॉर्म में और एक पार्टनर की फॉर्म में। तो विनय ने आखिर किस फॉर्म में सिद्ध की? इसका मेरे को नॉलेज नहीं है क्योंकि जूनियर ने इस बारे में नहीं बताया। अच्छा। और उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि मैंने उससे पूछा भी नहीं, मुझे भी याद नहीं रहा पूछना उससे। तो मतलब उन्होंने आपको ऊपर से उसने स्टोरी बताई थी मुझे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, वो चीज़ें। ये कहाँ का किस्सा है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का? जी। अच्छा। तो भाई इससे अगर देखा जाए तो सीख तो एक ही मिलती है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, हाँ। चाहे वो कोई सिद्धि है, मतलब कि अगर आप गलत मोटिव से आप ले रहे हो, हालांकि यहाँ पे शायद उसको पैसा कमाना था, हाँ। मोटिव उसका गलत नहीं था, पैसा देखो सबको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन जो तरीका उसने अपनाया पैसा कमाने के लिए, उस सिद्धि का यूज़ करने का, हाँ। वो तरीका उसका गलत था। अगर वो सही तरीके से यूज़ करता, मान लो वो अपनी सिद्धि को सही तरीके से यूज़ करता, लोगों की हेल्प करता, हाँ। या लोगों को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जो जिनसे शायद उनके बहुत बड़े नुकसान होने से बच जाए, उनकी जान बच जाए, तो भी ऐसा ही होता या कुछ चीज़ें चेंज रहती? सॉरी, इसका नॉलेज नहीं है मेरे को। चलिए कोई नहीं जिशान भाई, हमेशा की तरह आपका ये जो पॉडकास्ट है, ये जो स्टोरीज़ है, ये जो इंसिडेंट्स हैं, हाँ। ये भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे और आई होप कि लोगों को भी काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि हमने इसमें ना 2 चीज़ों के बारे में बात की, एक तो एक्सोर्सिज्म के बारे में, कर्ण पिशाचिनी के बारे में। दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं भाई जो ना लोग सुनना चाहते हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि भाई इनके बारे में हम जानना चाहते हैं, इनसे रिलेटेड कोई रियल इंसिडेंट लेकर आओ। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि अगली बार जब भी अपन पॉडकास्ट करें तो कई सारे ऐसे एग्जॉर्सिज्म हैं जिनकी ओरिजिनल क्लिप्स भी जो है कैथलिक चर्च पब्लिक डोमेन में लॉन्च करते हैं, तो बस उनको थोड़ा सा ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी काम है। अगर मुझे वो मिलती है तो मैं वो भी लेके आऊँगा भाई। अगर ऐसा हो पाए ना तो प्लीज़ आप ज़रूर वो क्लिप्स हमारे साथ शेयर करना,
और उन क्लिप्स को दिखाकर ही हम लोगों को उनकी जो बैक स्टोरी है वो डिस्कस करेंगे फिर। जी जिशान भाई, थैंक यू सो मच आपका कि आप वापस से इतनी दूर से हमारे रियल पॉडकास्ट पर आए। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। जिशान भाई की सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जिशान भाई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसकी सारी ही डिटेल्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। जिशान भाई, बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह ज़रूर। जी भाई, आई होप कि इस बार जब हम मिलेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हमने अभी डिस्कस किया एक्सोर्सिज्म से रिलेटेड और ये सब रियल फैक्ट्स के साथ में, प्रूफ्स के साथ में हम लोगों के सामने रखेंगे। जी ज़रूर। जी भाई, मैंने हर बार यही कोशिश करी कि जो भी बात ला रहा हूँ वो सच हो और उसका कुछ ना कुछ प्रूफ हो। अब हर बार जो है वो आर्टिकल्स वगैरह मेरे को मिल नहीं पाता है। दूसरी बात क्या है ना भाई, अभी पता नहीं बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अभी ना पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी। पॉडकास्टर्स बढ़ रहे हैं, उनमें आने वाले, और पॉडकास्टिंग में भी लोगों को ना ज़्यादातर हॉरर स्टोरी टेलिंग ही पसंद आ रही है। जी। तो इसका ना कोई वैलिडेशन नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन कहाँ से बोल रहा है। तो अगर हमारे पास प्रूफ हो तो वो तो भाई सबसे बेस्ट होगा। सही बात है जी भाई, तो जिशान भाई मिलते हैं आने वाले पॉडकास्ट में, और इसी के साथ भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।